मीनकेतन प्रधान की काव्य रचना महानदी तथा करु काल पर सुश्री काव्यांशी मिश्रा की समीक्षा। समीक्षक का परिचय। सुश्री काव्यांशी मिश्रा, अतिथि अध्यापिका हिंदी, श्री एक रसानंद आदर्श संस्कृत महाविद्यालय मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। पीएचडी शोधार्थी हिंदी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर, मध्य प्रदेश। संपादन भक्तिकालीन साहित्यिक चेतना। 10 से अधिक शोध पत्र विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित, अनेक साहित्यिक संस्थानों से संबद्ध। यह विशेष उल्लेखनीय है कि रायगढ़ के एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन 28-29 जुलाई 2020 के तारतम्य में प्रकाशित शोध एवं अकादमिक महत्व की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित 850 पृष्ठों के संपादित ग्रंथ छायावाद के 100 वर्ष और मुकुटधर पांडेय में समादृत 172 लेखकों में तत्कालीन वे सबसे कम उम्र की लेखिका के रूप में प्रकाशित हुईं। तब सुश्री काव्यांशी मिश्रा कॉलेज की छात्रा थीं। संपादक ने अपने 16 पृष्ठों के संपादकीय लेख में उक्त तथ्यों का जिक्र कर ये कहा है कि नई पीढ़ी में अपार संभावनाएं हैं। ये बात समीक्षक काव्यांशी मिश्रा के संदर्भ में कितनी खरी उतरती है कि आज वे एक कॉलेज में अध्यापन कर रही हैं तथा पीएचडी की शोधार्थी हैं। ये उनकी अत्यंत गौरवशाली उपलब्धि है। महानदी अस्तित्व का काव्य दर्शन। कवि मीनकेतन प्रधान द्वारा विरचित कविता संग्रह महानदी मात्र कुछ कविताओं का संकलन नहीं, अपितु मानवीय अस्तित्व की गूढ़ अनुभूतियों और सामाजिक जीवन के बहुरूपी चित्रपट का एक असाधारण काव्यगत प्रकटीकरण है। ये कृति प्रधान जी की असाधारण साहित्यिक मेधा का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसमें उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से भावनाओं के ऐसे अविरल प्रवाह को जन्म दिया है जो पाठक के मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ता है। ये संग्रह अपने नाम महानदी के औचित्य को सिद्ध करते हुए जीवन की विविध धाराओं, कहीं शांत और गंभीर तो कहीं प्रचंड और संघर्षमय को आत्मसात करता है और अपने प्रवाह में पाठक को आत्मचिंतन और गहन संवेदनशीलता के एक अपूर्व स्तर पर उत्थित करता है। ये कृति वस्तुतः साहित्य की उस सनातन परंपरा का अनुमोदन करती है जहाँ वो केवल मनोरंजन का साधन न रहकर मानव चेतना के उद्दातीकरण का माध्यम बनती है। महानदी अपनी कविताओं के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं के विराट फलक को अत्यंत सूक्ष्मता और सौंदर्य बोध के साथ उकेरती है। संग्रह की कुछ कविताएं ऐसी हैं जो पाठक के हृदय में सीधे अवतरित होती हैं। वे न केवल कठिन समय की मर्मभेदी पीड़ा, अकेलेपन के गहन अवसाद हैं, अपितु इन सब के बावजूद शेष बची रहने वाली आशा की एक क्षीण लौ को भी अत्यंत संवेदनशीलता और प्रामाणिकता के साथ दर्शाती हैं। ये कविताएं इस शाश्वत सत्य को उद्घाटित करती हैं कि अंधकार के गहनतम क्षणों में भी प्रकाश की संभावनाएं विद्यमान रहती हैं और मनुष्य की अदम्य जिजीविषा उसे प्रत्येक विपरीत परिस्थिति से जूझने की शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करती है। ये संग्रह वस्तुतः मानवीय धैर्य, लचीलेपन और पुनरुत्थान की अक्षुण्ण शक्ति का काव्यमय जयघोष है। काव्यगत विश्लेषण, समसामयिक विमर्श और शाश्वत सत्य। संग्रह की कुछ चुनिंदा कविताओं का सूक्ष्म अवलोकन प्रधान जी की अद्वितीय कलात्मकता और विषय वस्तु की गहनता को स्पष्ट करता है। पृष्ठ संख्या 105 पर अंकित कविता चुनाव परिणाम समकालीन राजनीति और चुनावी प्रक्रिया की विडंबनाओं पर एक तीखी सामाजिक राजनीतिक टिप्पणी है। कविता में व्यक्त भाव देखिए। इतना मालूम, जीता उनका कैंडिडेट, हारा कोई मालूम नहीं। ये आम जनता की उस विवशता और उदासीनता को दर्शाता है जहां चुनाव परिणाम मात्र आंकड़ों का खेल बनकर रह जाते हैं और वास्तविक जन मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं। ये कविता इस कटु सत्य को उद्घाटित करती है कि कैसे लोग राजनीतिक शक्ति के इस खेल में मात्र तमाशा बनते हर बार और कैसे उनकी अपनी सार्वभौमिक आवाज गुम हो जाती है। ये न केवल चुनावी प्रक्रिया का सतहीपन और खोखलेपन पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि उस जनमानस की हताशा और निराशा को भी अभिव्यक्त करती है जो बार बार उन्हीं समस्याओं और परिणामों के दुष्चक्र में फंसा रहता है। प्रधान जी यहाँ सूक्ष्म व्यंग्य और तीक्ष्ण अवलोकन के माध्यम से एक ऐसी यथार्थवादी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जो हमें अपने आसपास की राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकता पर गंभीरतापूर्वक विचार करने को विवश करती है।
ये कविता दर्शाती है कि साहित्य केवल व्यक्तिगत अनुभूतियों का प्रकटीकरण नहीं, अपितु सामाजिक विसंगतियों पर एक शक्तिशाली वैचारिक प्रहार का माध्यम भी हो सकता है। पृष्ठ संख्या 106 पर अंकित कविता ठग एक गहरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पड़ताल है, जो मानवीय संबंधों में विश्वासघात और धोखे के जटिल ताने बाने को उजागर करती है। कविता की पंक्तियां: वो अच्छा दिखता, मीठा बोलता, हिसाब किताब पक्का, कब ठग देगा नहीं पता। ये एक ऐसे चरित्र का सटीक चित्रण करती है जो बाहरी तौर पर विश्वसनीय और आकर्षक प्रतीत होता है, किंतु जिसकी असलियत में कपट और छल छिपा होता है। ये कविता दर्शाती है कि कैसे लोग अक्सर उन लोगों द्वारा छले जाते हैं जिन पर वे अगाध विश्वास करते हैं, और कैसे धोखे की प्रवृत्तियां इतनी सूक्ष्म और अदृश्य होती हैं कि उसका अनुमान लगाना असंभव हो जाता है। इसकी भी जरूरत नहीं, हेलो बोलो, बैंक अकाउंट साफ, और वो नायाब तरीके बिना कुछ किए एक से एक ठगी ऑनलाइन हवा में उड़ती। ये पंक्तियां वर्तमान डिजिटल युग में धोखाधड़ी की बढ़ती प्रवृत्तियों और सामाजिक में एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीयता, मूल्य चेतना में बेतहाशा क्षरण आदि पर व्यापक प्रकाश डालती हैं। ये कविता आधुनिक समाज में व्याप्त धोखाधड़ी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से होने वाले छल कपट की एक यथार्थवादी और चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। प्रधान जी यहाँ न केवल व्यक्तिगत धोखे की बात करते हैं, बल्कि उस व्यापक सामाजिक परिदृश्य को भी स्पर्श करते हैं जहाँ पारदर्शिता का अभाव और चालाकी मानव व्यवहार पर हावी हो चुकी है। पृष्ठ संख्या 80 और 81 पर अंकित कविताएं जुगाड़ 8 और जुगाड़ 9 भारतीय समाज की एक विशिष्ट और बहुआयामी प्रवृत्ति जुगाड़ को बड़े ही प्रभावी और यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत करती हैं। कविता जुगाड़ 8 में देखिए, वे कहते लौटाना पड़ेगा हर महीने ब्याज, मूल में जुड़ता जाएगा, आगे तभी मिलेगा वरना पड़े रहो, कौन पूछता है सड़ियल लोगों को। ये पंक्तियां उन गहरे आर्थिक दबावों और सामाजिक मजबूरियों को दर्शाती हैं जो व्यक्ति को जुगाड़ का सहारा लेने पर विवश करती हैं। ये कविता दर्शाती है कि कैसे लोग अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनैतिक या गैर पारंपरिक तरीकों का सहारा लेते हैं। देखिए, इस तरह वे आदमियत निगलते, फिर आदमी की खोजबीन गिनती सिनती इतना उतना धंधा चलता। ऐसे जुगाड़ू लोग स्मार्ट कहलाते। ये पंक्तियां जुगाड़ की प्रवृत्ति के सामाजिक और नैतिक परिणामों पर गंभीर प्रश्न उठाती हैं, जहां तात्कालिक लाभ के लिए नैतिक मूल्यों का हनन होता है, और ऐसे लोग जो स्मार्ट माने जाते हैं वे अक्सर समाज के नैतिक ताने बाने को कमजोर करते हैं। ये कविता जुगाड़ की मानसिकता के पीछे की जटिल सामाजिक आर्थिक स्थितियों और उसके नैतिक पतन को सूक्ष्मता से दर्शाती है, जो पाठक को स्वयं की नैतिक शुचिता पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। दार्शनिक अनुगूंज और साहित्य का प्रयोजन। इन कविताओं के अतिरिक्त संग्रह में और भी कई कविताएं हैं जो प्रधान जी की गहरी अंतर्दृष्टि और विस्तृत विषय वस्तु को प्रमाणित करती हैं। पृष्ठ संख्या 88 पर सफर नामक कविता जीवन को एक निरंतर यात्रा के रूप में प्रस्तुत करती है, जहां समय के साथ अनुभव और परिस्थितियां निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं। दृष्टव्य है, बरसों गुजरे, बीत जाते दिन, बीत जाती रातें, बात बात की बात वो बात नहीं अब ऐसी कोई बात। ये पंक्तियां समय के प्रवाह और उसके साथ बदलती हुई मानवीय भावनाओं और अनुभवों को दर्शाती हैं। कविता का अंत इस शाश्वत भाव के साथ होता है कि आखिर में वो सफर, वो जिंदगी का बेगाना, जो जीवन की क्षणभंगुरता, अनिश्चितता और उसमें निहित अज्ञात को रेखांकित करता है। ये कविता पाठकों को अपने स्वयं के जीवन सफर पर विचार करने और उसके गूढ़ अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करती है। इसी प्रकार पृष्ठ संख्या 98 पर मन माफिक नामक कविता आधुनिक समाज की विसंगतियों और मनुष्य की मानसिक स्थिति को दर्शाती है। वक्त बताएगा कितना वक्त बर्बाद हुआ देश का, कोई हिसाब नहीं। ये पंक्तियां देश और समाज में व्याप्त अकुशलता, भ्रष्टाचार और समय की बर्बादी पर तीखा व्यंग करती हैं। चुनावों में, बहसों में, दंगे फसाद में, योजनाओं में, जोड़ तोड़ में और भी कई वाक़ये। ये पंक्तियां राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल को दर्शाती हैं, जहां आम जनता की भलाई अक्सर हाशिए पर चली जाती है। ये कविता ये भी इंगित करती है कि दमखम वाले बदल देते मौसम मन माफिक, हवा के रुख भी। कैसे लोग अपनी सुविधा के अनुसार अवसरवादिता का परिचय देते हैं, जो नैतिक पतन और सिद्धांतहीनता को दर्शाता है। ये कविता सामाजिक आलोचना का एक सशक्त उदाहरण है, जो पाठक को अपने आसपास की वास्तविकता पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित करती है। पृष्ठ संख्या 103 पर
प्रवास नामक कविता आधुनिक जीवन की एक सामान्य समस्या, प्रवासी जीवन और उसके एकाकीपन को दर्शाती है। काम इतना, नींद की जरूरत न हो तो कम पड़ती रातें अक्सर दिन का हिस्सा बन जाती। ये पंक्तियां प्रवासियों की करुण स्थिति को बयां करती हैं, जो अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास व्यक्तिगत जीवन के लिए समय का अभाव रहता है। प्रवास में लोग हमारे अलग अलग देश होते, अकेले में उनकी आत्मा बोलती, दुकेले में मन और आंखों में पलते सपने दूर के। ये पंक्तियां विदेशों में जीवन यापन के लिए या अन्य जिस भी प्रयोजन से लोग रह रहे हों, उनके प्रवासी जीवन के अकेलेपन, उनके आंतरिक संघर्षों और दूर बैठे अपनों के प्रति उनकी लालसा तथा वेदना को बड़े ही मार्मिक ढंग से व्यक्त करती हैं। ये कविता मानवीय संबंधों की जटिलता और भौतिक प्रगति के लिए चुकाए जाने वाली भावनात्मक कीमत पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है, जो हमें मानव श्रम के अदृश्य पहलुओं पर विचार करने को विवश करती है। इन सभी कविताओं से ये स्पष्टता परिलक्षित होता है कि प्रधान जी न केवल व्यक्तिगत अनुभूतियों को गहराई से व्यक्त करते हैं, अपितु सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक विसंगतियों पर भी अपनी पैनी और सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं। उनकी भाषा सरल किंतु सशक्त, सुगम किंतु सारगर्भित और अत्यंत प्रभावशाली है, जो पाठक को सीधे कवि के हृदय से जोड़ती है। वे आम जनजीवन से जुड़ी बातों को काव्यात्मक गरिमा प्रदान करते हैं, जिससे उनकी कविताएं अत्यधिक प्रासंगिक और प्रेरणादायक बन जाती हैं। प्रधान जी की कविताओं में एक सहज प्रवाह और गति है, जो उन्हें पठनीय और दीर्घकाल तक स्मरणीय बनाती है। उनकी शैली में अनायासता है, जो किसी भी पाठक को आत्मिक रूप से स्पर्श करने में सक्षम है। इस महानदी संग्रह की कविताओं में एक अंतर्निहित संदेश भी प्रवाहित होता है। साहित्य को समाज का दर्पण और उसकी अंतरात्मा की आवाज होना चाहिए। ये हमें इस शाश्वत सत्य का स्मरण कराता है कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं, अपितु मानवीय मूल्यों को पोषित करना, नैतिक चेतना को जागृत करना और सामाजिक सरोकारों के प्रति सहृदयता बढ़ाना भी है। मीनकेतन प्रधान जी की कविताएं इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि साहित्य किस प्रकार सामाजिक बदलाव का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकता है, जो व्यक्ति और समाज दोनों को श्रेष्ठता और उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करता है। ये साहित्य के सामाजिक उत्तरदायित्व का भी उद्घोष करती है। महानदी निश्चित रूप से एक ऐसी कालजयी कृति है, जो पाठकों के मन मस्तिष्क पर अपनी गहरी और अमिट छाप छोड़ती है। ये उन्हें केवल साहित्यिक आनंद ही नहीं देगी, अपितु जीवन, समाज और मानवीय अस्तित्व के गहनतम पहलुओं पर विचार करने के लिए भी विवश करेगी। ये एक ऐसा साहित्यिक अनुभव है जो स्थायी रूप से हृदय में अपनी जगह बना लेगा और बार बार पढ़ने को प्रेरित करेगा। मीनकेतन प्रधान जी ने संग्रह के माध्यम से ये अकाट्य रूप से साबित कर दिया है कि वे समकालीन हिंदी साहित्य के एक अग्रणी और महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, जिनकी लेखनी में गहराई, संवेदना और सामाजिक चेतना का एक अद्भुत और अद्वितीय संगम है। ये संग्रह हिंदी साहित्य को एक महत्वपूर्ण देन है, जो भविष्य में भी अपनी प्रासंगिकता और प्रभाविष्णुता को अक्षुण्ण रखेगी। मीनकेतन प्रधान का अन्य काव्य संग्रह है करुकाल। करुकाल युग जीवन का अंतर्बाह्य प्रतिबिंब है। करुकाल संग्रह की कविता करुकाल 2 का प्रकाशन भारत के राष्ट्रपति से पुरस्कृत कनाडा की यशस्वी प्रवासी साहित्यकार संपादिका डॉक्टर स्नेह ठाकुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका वसुधा वर्ष 21 अंक 84 अक्टूबर से दिसंबर 2024 में हुआ है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर भावना कुंवर, जो प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर कुंवर बेचैन की पुत्रवधू हैं, द्वारा संपादित साहित्यिक ई-पत्रिका ऑस्ट्रेलियांचल अंक अक्टूबर 2024 में संग्रह की कविता करुकाल 29 का प्रकाशन हुआ है। मीनकेतन प्रधान जी के इस दूसरे काव्य संग्रह का शीर्षक करुकाल है। ये एक गहन और विस्तृत साहित्यिक कृति है, जो केवल एक महामारी के समय को ही नहीं, बल्कि उसके कारण उत्पन्न हुए मानवीय मनोभावों को, सामाजिक उथल-पुथल और नैतिक संकटों को भी उजागर करती है। ये संग्रह, जैसा कि इसके शीर्षक से ही स्पष्ट है, एक करुण काल का दर्पण है, जहां जीवन के हर पहलू पर एक गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। इस संग्रह की विस्तृत समीक्षा करते हुए हम पाते हैं कि कवि ने अपने शब्दों के माध्यम से एक पूरे युग की व्यथा को सजीव कर दिया है। संग्रह की शुरुआत करुकाल 1 से होती है, जहां कवि ने महामारी से पहले की दुनिया का चित्र प्रस्तुत किया है। छीना झपटी, मारकाट और लड़ाई झगड़े का उल्लेख करते हुए वे ये दर्शाते हैं कि ये करुकाल अचानक नहीं आया, बल्कि मानवीय दुर्भावनाओं और संघर्षों का ही परिणाम था।
ये कविता एक प्रकार से पृष्ठभूमि तैयार करती है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने अपनी ही गलतियों से इस स्थिति को आहूत किया। करुकाल 2 शीर्षक कविता में इस भाव को बखूबी देखा जा सकता है, जिसका प्रकाशन कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका वसुधा में भी हुआ है, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका। संग्रह के पृष्ठ 29-30 पर कविता की ये पंक्तियां दृष्टव्य हैं। कथनी की टोपी उड़ती करनी का गमछा, वे अपने मन से कहे जाते, ये अपने मन से किए जाते, करते दोनों मनमानी। राष्ट्रीय बहसों के निकलते नहीं नतीजे, एक दूसरे की टांग खिंचाई झूमा झटकी, विकास का मुद्दा रेंकता, विनाश पीछे पीछे चलता। करुकाल 3 में कवि ने एकांत और सामाजिक दूरी की पीड़ा को बड़े ही मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। सब कुछ हो रहा वैसा ही, उन देशों में थम नहीं रहा युद्ध। ये पंक्ति हमें उन देशों की याद दिलाती है जहां महामारी का प्रकोप पहले शुरू हुआ था। जकड़ रही दुनिया और अकेलेपन के आगोश में जैसी पंक्तियां ये दर्शाती हैं कि ये संकट केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि इसने हमारी सामाजिक संरचना को भी हिला दिया था। कवि ने यह भी कहा है कि इस समय नहीं कोई नाम लेवैया, जो उन अनगिनत लोगों की याद दिलाते हैं जो गुमनामी में ही खो गए। करुकाल 5 में कवि ने जीवन की नश्वरता और अनिश्चितता पर प्रकाश डाला है। वे स्वीकार करते हैं कि जीवन हमेशा खुशहाल नहीं होता और खराब भी होता समय के चलते। अच्छा नहीं होता सब कुछ हमेशा, खराब भी होता समय के चलते। करुकाल में मिले जुले एहसास सारे, खोने और पाने के, जिन्हें बांटा और बटोरा नहीं जा सकता। ये पंक्तियां हमें ये याद दिलाती हैं कि इस समय बहुत कुछ तो खो दिया, लेकिन कुछ पाया भी, अपने भीतर की शक्ति और धैर्य। ये कविता आशा और निराशा के बीच एक संतुलन स्थापित करती है। करुकाल 6 में कवि ने मानसिक पीड़ा और आंतरिक संघर्ष का गहरा चित्र खींचा है। देखिए, बहुत कुछ टूट जाता, मिट जाता, बचा खुचा सिमट जाता, भीतर ही भीतर चुपचाप। जैसी पंक्तियां हमें ये बताती हैं कि बाहरी दुनिया में जो कुछ हो रहा था उससे कहीं ज्यादा उथल पुथल हमारे भीतर चल रही थी। कोई मायने नहीं रखता रोता कोई, जैसी पंक्तियां इस समय के उदासीनता और संवेदनहीनता को दर्शाती हैं। ये कविता हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम कोरोना काल के संकट में एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील हुए या फिर और अधिक कठोर हो गए। करुकाल 10 में कवि ने मानवीय विश्वास के टूटने और सामाजिक दूरी के मानसिक प्रभावों को दर्शाया है। आदमी वो भरोसे का अचानक बंद कर देता, फ़ोन उठाना पता नहीं ऐसा क्या हुआ होगा उसे। जैसी पंक्तियां ये बताती हैं कि कैसे इस समय लोगों ने एक दूसरे पर से विश्वास खो दिया और कैसे अपनों से दूर रहने की मजबूरी ने हमें भावनात्मक रूप से अलग थलग कर दिया। किसी से दूर रहना, किसी के करीब जाना जैसी पंक्तियां एक विरोधाभास को दर्शाती हैं, जहां हम एक दूसरे से दूर रहने को मजबूर थे, फिर भी हमारे मन में एक दूसरे के करीब आने की इच्छा बनी हुई थी। करुकाल 13 में कवि ने इस पूरे समय का सार प्रस्तुत किया है। कोरोना के साथ करुणा का अभाव और करुणा की खोज का उल्लेख करते हुए वे ये दर्शाते हैं कि इस समय में करुकाल ने हमारे भीतर की करुणा को खत्म कर दिया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे पुरुषार्थों को भी इस करुकाल में टूटता हुआ दिखाया गया है। ये कविता एक प्रकार से पूरे संग्रह का निष्कर्ष है, जहाँ कवि ने ये सवाल उठाया है कि क्या हम इस संकट से कुछ सीख पाए हैं या फिर हम अभी भी अलग अलग दंगल कुनूबों से युद्ध के मैदान तक असर दिखाता। इधर करुण पुकार आदमियत का आकाल, उधर हाथ उठाए खड़ा है करुकाल। ऑस्ट्रेलिया की ई-पत्रिका अक्टूबर 2024 के अंक में प्रकाशित संग्रह की कविता करुकाल 29 के 14 मुक्तकों में भी कोरोना काल और उसके बाद के युगबोध को महसूस किया जा सकता है। जैसे मुक्तक 2 में एम्बुलेंस का हॉर्न कोरोना का कहर याद दिला जाता, करुकाल का डर। मुक्तक 8 में तीखा व्यंग्य देखिए, वाह भाई ये देखो कल का छोकरा बाप का बाप बना सारा हजम करता। और मुक्तक 13 में सामाजिक यथार्थ देखिए, करुकाल दुख अपार, वायरस फैला संसार, उधर युद्ध घमासान, क्या करोगे शमशान। इस संग्रह में ऐसे करुकाल शीर्षक से 31 कविताएं हैं, साथ ही पिता के लिए शीर्षक से 19 कविताएं हैं, जिनमें पिता के अवसान से उपजा निजी दुख क्रमशः सर्वानुभूति में पर्यवसित हो जाता है, जिसकी कारुणिकता भी संग्रह के करु शीर्षक को सार्थकता प्रदान करती है। इसके अलावा 7 कविताएं अलग अलग युगीन भावबोध के यथार्थ को उजागर करती हैं। आखिरी कविता महानदी पुल से है। यहाँ भी कवि के भीतर रची बसी वही महानदी अपनी संस्कृति और लोक जीवन की गहरी अनुभूतियों के प्रवाह में गतिमान है। कवि की समूची काव्य यात्रा में महानदी की सतत मौजूदगी रहती है। ये कहा जा सकता है कि उनका व्यक्तित्व महानदी काव्यानुभूति की निर्मिति है। प्रधान जी ने संग्रह की अपनी बात पृष्ठ क्रमांक 15 में कहा भी है कि
महानदी मेरे जीवन का पर्याय है, अब तक जो कुछ भी पाया वहीं की थाती है। कुल मिलाकर मीनकेतन प्रधान जी का करु काल काव्य संग्रह केवल एक कविता संग्रह नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो आने वाली पीढ़ियों को बताएगा कि एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया थम सी गई थी, मानवीय भावनाएं और संघर्ष किस तरह के थे। कवि ने सरल और सहज भाषा में गहन भावनाओं को व्यक्त किया है, जो पाठकों को आत्मचिंतन और आत्मबोध की ओर ले जाती है। ये संग्रह अपनी प्रासंगिकता, भावनात्मक गहराई और सामाजिक चेतना के कारण हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नमस्कार। आज हम कवि मीनकेतन प्रधान के काव्य संसार में गहरे उतर रहे हैं जी। खास तौर पर उनके 2 संग्रहों पर ध्यान देंगे, महानदी और करुकाल। हाँ। और इस पूरी बातचीत का आधार है सुश्री काव्यांशी मिश्रा का एक लेख। वो खुद एक युवा और प्रतिभाशाली अकादमिक हैं। अच्छा। पीएचडी कर रही हैं, गेस्ट लेक्चरर भी हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं प्रधान जी की कविताओं में मानवीय अस्तित्व और सामाजिक यथार्थ के पहलू। बिल्कुल। प्रधान जी का जो लेखन है ना, वो व्यक्तिगत अनुभूतियों और समाज पर एक तीखी नजर का संगम है, ऐसा लगता है। उनका जो पहला संग्रह है महानदी, उसका शीर्षक ही देखिए, अपने आप में एक शक्तिशाली रूपक है। महानदी, हाँ, जो जीवन के विविध प्रवाहों को दिखाता है। हाँ। कभी शांत तो कभी उग्र। काव्यांशी मिश्रा के अनुसार ये सिर्फ कविता संग्रह नहीं है, बल्कि मानवीय चेतना को झकझोरने वाला एक काव्य दर्शन है। तो चलिए महानदी से ही शुरू करते हैं फिर। जी। मिश्रा जी बताती हैं कि ये संग्रह जीवन की जटिलताओं, मतलब पीड़ा, अकेलापन और फिर भी कहीं एक बची हुई आशा की लौ, इन सबको बड़ी संवेदनशीलता से पेश करता है। हाँ, ये बात तो है कि अंधेरे में भी उजाले की उम्मीद बाकी रहती है, ये भाव उसमें झलकता है। लेकिन ये सिर्फ निजी एहसासों तक ही तो सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें समकालीन मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं। जैसे उदाहरण के लिए पृष्ठ 105 पर कविता है चुनाव परिणाम। अच्छा। वो राजनीतिक उदासीनता पर एक तरह का कटाक्ष करती है। पंक्तियां हैं, इतना मालूम जीता उनका कैंडिडेट, हारा कोई मालूम नहीं। ये तो सीधी चोट है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे आम लोग इस पूरे खेल में महज तमाशा बनते हर बार। ये उदासीनता जो है, ये क्या लोगों की बेरुखी है या फिर पूरे सिस्टम पर सवाल है? मुझे लगता है ये दोनों तरफ इशारा करता है। उदासीनता तो है ही, पर शायद व्यवस्था की बनावट भी ऐसी है कि आम आदमी की आवाज कहीं खो सी जाती है। सही बात है। और इसी तरह की सामाजिक परतें दूसरी कविताओं में भी दिखती हैं। हाँ। पृष्ठ 106 पर ठग कविता को देखिए। हाँ। वो बाहरी आकर्षण के पीछे छिपे धोखे को उजागर करती है। वो अच्छा दिखता, मीठा बोलता, और आजकल की डिजिटल युग का जो ऑनलाइन फ्रॉड है ना, हाँ, उसकी तरफ भी इशारा है। हेलो बोलो, बैंक अकाउंट साफ। अरे बाप रे, ये तो बहुत प्रासंगिक है आज के समय में। और वो जुगाड़ वाली कविताएं पृष्ठ 80-81 पर। हाँ, जुगाड़ 8 और 9, वो तो हमारे समाज की नस पकड़ती हैं। बिल्कुल। ये जो जुगाड़ की मानसिकता है और उसके पीछे की आर्थिक मजबूरियां भी हैं। लौटाना पड़ेगा हर महीने ब्याज। और फिर नैतिक पतन भी। आदमियत निगलते स्मार्ट कहलाते। बिल्कुल। तो ये सामाजिक टिप्पणियां तो हैं ही, साथ में एक दार्शनिक गहराई भी है उनकी कविताओं में। जैसे पृष्ठ 88 पर सफर कविता है। वो जीवन की यात्रा और उसकी क्षणभंगुरता को दिखाती है। सफर वो जिंदगी का बेगाना। वाह। और पृष्ठ 98 पर मन माफिक, ये समाज में जो अवसरवादिता है उस पर व्यंग्य है। दमखम वाले बदल देते मौसम मन माफिक। ताकत का खेल। हाँ। और पृष्ठ 103 पर प्रवास, प्रवासी जीवन का अकेलापन और संघर्ष बहुत मार्मिक चित्रण है। प्रवास में लोग हमारे अलग अलग देश होते, अकेले में उनकी आत्मा बोलती। ये पंक्तियां तो छू जाती हैं। भाषा सरल है पर कितनी असरदार है। सही कहा, सरल पर शक्त। अच्छा, अब दूसरे संग्रह पर आते हैं, करुण काल। ये तो कोरोना महामारी के दौर पर केंद्रित है ना? जी हाँ, करुण काल। और इस संग्रह की कविताओं को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली है। हाँ, मैंने पढ़ा था। कनाडा की वसुधा और ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियांचल पत्रिकाओं में छपी हैं। बिल्कुल। और देखिए, करुण काल शीर्षक ही उस करुण समय को दर्शाता है। सही है। यह संग्रह महामारी का वो भयावह दौर, उससे उपजा एकांत, सामाजिक दूरी और जो मानसिक पीड़ा थी। बहुत कुछ टूट जाता, भीतर ही भीतर चुपचाप। उफ, टूटते भरोसे। आदमी वो भरोसे का अचानक बंद कर देता है फोन उठाना। और जो नैतिक संकट थे
उन सबका एक दस्तावेज है ये। कविता करुकाल 13 में कोरोना के साथ करुणा के अभाव का भी जिक्र है और वो निरंतर संघर्ष, इधर करुण पुकार, आदमियत का अकाल, उधर हाथ उठाए खड़ा है करुकाल। ये पंक्तियां तो उस समय की पूरी तस्वीर खींच देती हैं। मतलब संकट सिर्फ सेहत का नहीं था, इंसानियत का भी था। बिल्कुल। और इस संग्रह में करुकाल शीर्षक से 31 कविताओं के अलावा पिता के अवसान पर पिता के लिए शीर्षक से 19 कविताएं भी हैं। हाँ, ये मैंने देखा। ये कविताएं निजी दुख से शुरू होती हैं, पर क्या वो फिर एक सर्वानुभूति तक पहुंचती हैं? हाँ बिल्कुल, व्यक्तिगत दुख को वो एक सार्वभौमिक अनुभव में बदल देती हैं। और दिलचस्प बात यह कि आखिरी कविता फिर महानदी पुल से है। अच्छा, तो महानदी फिर लौट आती है। हाँ, ये दिखाता है कि महानदी कवि के जीवन में लगातार मौजूद है। प्रधान जी ने खुद भी कहा है कि महानदी उनके जीवन का पर्याय है। पिता पर लिखी कविताएं व्यक्तिगत शोक को व्यापक बनाती हैं और अंत में महानदी पर लौटना शायद जीवन के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। तो संक्षेप में अगर कहें, मीन केतन प्रधान समकालीन हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनकी कविताएं व्यक्तिगत अनुभवों और सामाजिक यथार्थ का एक गहरा संगम प्रस्तुत करती हैं। जी। और काव्यांशी मिश्रा के विश्लेषण से ये साफ है कि उनका साहित्य पाठकों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है, उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल सही कहा। ये स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे प्रधान जी विशिष्ट अनुभवों को, जैसे एक नदी, एक चुनाव, एक महामारी, इनके माध्यम से सार्वभौमिक मानवीय सच्चाइयों और सामाजिक विसंगतियों को उजागर करते हैं। इससे एक विचारणीय प्रश्न भी उठता है, क्या अत्यंत व्यक्तिगत या स्थानीय पृष्ठभूमि पर आधारित कविता वास्तव में विभिन्न संस्कृतियों और समय के पार जाकर सार्वभौमिक मानवीय स्थितियों से प्रभावी ढंग से संवाद कर सकती है? ये सोचने वाली बात है।